गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम जो हमारा चैप्टर पहले अधूरा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेसन नंबर 2 एंड न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ओके, इसमें हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 18 पर है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 3 पार्टीज़ थी, गुर्जर, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटास एंड द पालास, इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे क्या स्थिति हुई थी? द ट्राई पार्टेड स्ट्रगल, त्रिकोणीय एक युद्ध हुआ था शुरू। किस किस के बीच में? द रूलर बिलोंगिंग टू गुर्जर, प्रतिहारा, पाला एंड राष्ट्रकूटास डायनेस्टीज ऑफन फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए गुर्जर, जो प्रतिहार थे, और पाल और राष्ट्रकूटा, इन तीनों के बीच में युद्ध चल रहा था। कन्नौज वाज देन ए सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी। इट वाज वेल situated in the northern plains, therefore whoever captured कन्नौज could control the गंगा वैली। जो भी वहाँ पर कंट्रोल कर लेता वो गंगा की घाटी पर भी उसका कब्जा हो जाता, और बहुत ही अच्छे से सिचुएटेड था। बड़ी अच्छी वहाँ की पोजीशन थी। कन्नौज अपने आप में संपूर्ण था, धन धान्य से, व्यापार से, हर चीज़ की वहाँ सुविधा थी। सिंस देयर वर 3 पार्टीज़ इन दीज लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, और इन तीनों पार्टियों में ये आपस में चलता रहता था मुकाबला कि कौन वहाँ पर अपना कब्जा करेगा। हिस्टोरियंस डिस्क्राइब इट एज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। दीज 3 किंगडम्स वर ऑलमोस्ट इक्वल टू स्ट्रेंथ। तीनों पार्टीज़, इसे त्रिकोणीय युद्ध का नाम दिया गया। और तीनों ही पार्टी, तीनों ही जो शासक थे वो किसी से कम नहीं थे, सब एक दूसरे को टक्कर देने वाले थे। सो द विक्ट्री ऑफ वन ओवर द अदर डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। मान लीजिए एक ने दूसरे को जीत लिया तो वो ज़्यादा दिन तक विजयी के रूप में नहीं रह सकता था। दूसरा फिर कोशिश करता था, उसे हरा देता था, या कोई तीसरा उस पर आक्रमण करता था, वो उसे हरा देता था। इस प्रकार उनकी हार जीत चलती रहती थी। These kingdoms were so busy in fighting among themselves that they did not realize how weak they had all become। और इस तरह आपस में युद्ध करते हुए उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब कमज़ोर हो गए। अराउंड द एंड ऑफ द 10th century AD, these powers decline almost simultaneously। Other dynasties came into existence over their territories। Most of these were राजपूत। वो आपस में इतने कमज़ोर हो गए लड़ते लड़ते, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि हम वीक हो रहे हैं और कोई हम तीनों की लड़ाई में चौथा भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है। और इस तरह से हुआ भी यही। और एक और पार्टी आई जो उन पर हावी हो गई, उनका तीनों का पतन हुआ, और वो थे राजपूत। द राजपूत शासन अब हमारा आता है। द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्रा विच मीन्स सन ऑफ किंग। राजपूत वर्ड संस्कृत के शब्द राजपुत्रा से आया है। इसका मतलब होता है राजा का बेटा। राज मीन्स राजा, और पुत्र का मतलब पुत्र, राजा का पुत्र। हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग देयर ओरिजिन। उनके उदय होने का कई कारण बताते हैं इतिहासकार। सम बिलीव्ड दैट दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स सेटल्ड इन इंडिया। ये मध्य एशिया से आए थे और फिर भारत में सेटल हो गए, बस गए आके। आफ्टर द Han invasion, the Rajputs however claimed to be descendants of Kshatriyas और warriors class of Vedic time। वैदिक टाइम के जो योद्धा थे, क्षत्रिय थे, ये उन्हीं में से माने जाते हैं। They claimed that they were सूर्यवंशी। सूर्यवंशी इनको माना जाता है, सूर्य की फैमिली से माना जाता है। चंद्रवंशी, दैट इज़ बिलोंगिंग टू द मून फैमिली। जो चंद्रवंशी है उनको सूर्य की, चांद की फैमिली से माना जाता है। सम राजपूत क्लैंस आल्सो कंसिडर्ड देमसेल्व्स टू बी द पार्ट ऑफ द फायर फैमिली अग्निकुला। और कुछ अपने आप को अग्निकुल से, अग्निदेव के वंशज मानते हैं, कुछ अपने आप को सूर्य देव के वंशज मानते हैं, और कुछ अपने आप को चंद्रदेव के वंशज मानते हैं। दे बिलीव्ड दैट दे वर बोर्न आउट ऑफ ए सैक्रिफिशियल फायर। तो उनका ये है कि जो एक बलिदान की सूचक जो आग होती है, बलिदानदायक
अग्नि जो है ये उससे पैदा हुए हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमोंग द राजपूत डायनेस्टीज वर द Gahadwalas of Kannauj, the Parmaras of Malwa, the Chandelas of Bundelkhand and the Chamanas of Ajmer। अलग अलग क्षेत्रों में किस किस नाम से जो ये राजपूत फेमस हुए थे, ये उनके नाम हैं। पृथ्वीराज चौहान वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। जो चौहानों की साम्राज्य था उसमें पृथ्वीराज का नाम सबसे प्रसिद्ध हुआ है। ए ग्रेट जनरल, ही कंक्वर्ड सेवरल स्मॉल स्टेट इन राजस्थान एंड डिफीटेड द चंदेला किंग ऑफ बुंदेलखंड। इसने राजस्थान में बहु के जो शासक थे, चंदेल वंश के चंदेल राजा थे, बुंदेलखंड के रहने वाले, उनको डिफीट किया, उनको जीता। द इवेंट ऑफ पृथ्वीराज रीजन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नाम की एक पुस्तक है, उसमें उनके साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो उन्हीं के एक मित्र चंदबरदाई ने लिखी थी। उन्होंने, उनके मित्र था, उनके सभा में उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त था। जैसे पहले राजा संगीतकारों को, कवियों को, लेखकों को रखते थे ना, ऐसे ही चंदबरदाई थे उनके राज्य के राजकवि, और उन्होंने उनकी जीवन के ऊपर एक पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी। पृथ्वीराज रासो का नाम जुड़ा है पहली और दूसरे युद्ध में तारिन अगेंस्ट मोहम्मद गोरी इन 1191 AD एंड 1192 AD रिस्पेक्टिवली। जो तारिन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी से, उसमें इनका नाम महत्वपूर्ण है। बड़े इंपॉर्टेंट युद्ध थे इनके जीवन के। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन ही डिफीटेड गौरी। पहले युद्ध में इन्होंने गौरी को हरा दिया था। हावेवर इन सेकंड बैटल ही वाज डिफीटेड एंड एक्सक्यूटेड। दूसरी में क्या हुआ था, ये हार गए थे और पकड़ लिए गए थे। उसके बाद आया था चोला डायनेस्टी, चोल वंश। द चोलास बिल्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन द इंडिया बिटवीन AD 800 AD टू 1200। 800 से 1200 जो शताब्दी रही हैं हमारी, उनमें चोल डायनेस्टी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, शक्तिशाली रही है। उनकी कैपिटल थी तंजौर। चोला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विजयालया। ही रूल्ड ओवर द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी। उत्तरी भारत में कावेरी नदी की साइड पर उनका जो साम्राज्य था, जिधर कावेरी नदी पाई जाती है। ही वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटाज किंग कृष्णा III। पीछे ऊपर हमने पढ़ा है ना राष्ट्रकूटाज, और वो कौन थे, ये पालाज। ये जो लोग थे उन्हीं में से एक राजा हुआ राष्ट्रकूटाज में से कृष्णा III, कृष्णा तृतीय। उन्होंने इसको हराया था एट द बैटल ऑफ टक्कोलम इन AD 949। इट वाज राजराजा चोला एंड राजेंद्र चोला हु रिवाइव्ड द एम्पायर एंड मेड द चोलास द ग्रेटेस्ट पावर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में राजराजा चोल और राजेंद्र चोल नाम के जो शासक हुए, उन्होंने अच्छी पोजीशन अपने साम्राज्य की बनाई। राजराजा डिफीटेड द चेयर्स ऑफ त्रिवनंतपुरम। राजराजा डिफीटेड द चेराज एट त्रिवनंतपुरम विच गेव हिम कंट्रोल ओवर ट्रेड विद द अरब ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। जो पश्चिमी तट थे वहाँ पर जो व्यापार होता था अरब के साथ, तिरुवनंतपुरम के जो शासक था उसको पराजित करके वहाँ के जो समुद्र का किनारे से, क्योंकि पानी से ही व्यापार होता था, उस व्यापार पे उन्होंने कंट्रोल किया। अरब के लोगों के साथ जो व्यापार होता था, अपने व्यापारिक संबंध आगे बढ़ाए। वंस ही हैड कंट्रोल ओवर मालाबार कोस्ट। मालाबार के तट को उन्होंने कंट्रोल किया। ही डिफीटेड द पांड्याज एंड टुक कंट्रोल ऑफ द चोलमंडलम कोस्ट। चोलमंडलम कोस्ट, ये भी जो समुद्री तटीय क्षेत्र थे,
उन सब पे इसने अपना अधिकार कर लिया। और क्योंकि व्यापार जो होता है किसी भी देश की समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो व्यापारिक केंद्र थे उन पर इसने अधिकार किया, तो निश्चित सी बात है कि धन के से जब ये संपन्न होंगे तो फिर तो सारी व्यवस्था संपन्न होती चली जाएगी। आफ्टर द डेथ ऑफ राजराजा हिज सन राजेंद्र चोला सक्सीडेड हिम। राजराजा के बाद राजेंद्र चोल उनका उत्तराधिकारी बना। ही डिफीटेड द चालुक्याज ऑफ कल्याणी एंड द पाला रूलर ऑफ बंगाल। बंगाल के शासक को जो पाल वंश से था और चालुक्य था कल्याणी का, कल्याणी राज्य का नाम है, उनको डिफीट किया। ही वाज हेल्ड एज गंगईकोंडा और कंक्वर्ड ऑफ द गंगाज। राजेंद्र चोला मोस्ट डेयरिंग कंपेजन वाज इन साउथ ईस्ट एशिया। फॉर सेंचुरीज इंडियन मर्चेंट्स हैड बीन ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथर्न चाइना। ये बहुत ही बहादुर था, और ये बताया है कि जो साउथ ईस्ट एशिया था और साउथर्न चाइना, ये सब इनके व्यापारिक केंद्र थे, और वही इसकी भी नीति रही अपने पिता की तरह, व्यापारिक केंद्रों पर ही अपना कब्जा इसने किया। इंडियन शिप्स हैड पास थ्रू द स्टेट ऑफ मलुक्का विच वाज अंडर द किंगडम ऑफ श्री विजय। भारत के जो शिप थे वो कहाँ से जाते थे? मलुक्का से जाते थे, जो कि किसके किंगडम में था? श्री विजय नाम के एक राजा थे, उनके साम्राज्य में पड़ता था। द मर्चेंट्स ऑफ श्री विजय फाउंड वेज टू कीप द इंडियन मर्चेंट आउट ऑफ दिस ट्रेड। और इस प्रकार से इस व्यापार से आउट करने का उनको रास्ता मिला। दीज मर्चेंट्स वर फ्रॉम द चोला किंगडम, और ये थे चोल किंगडम के, चोल साम्राज्य के व्यापारी। दे अपील्ड टू राजेंद्र चोला फॉर हेल्प। उन्होंने राजेंद्र चोल से, जो राजेंद्र राजा था, उससे मदद की मांग की। राजेंद्र चोला सेंट ए ह्यूज आर्मी एंड डिफीटेड द किंग। और उसने क्या किया? अपनी सेना भेजी और राजा को पराजित किया, श्री विजय को। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से शिप गुजरते थे तो निश्चित सी बात है, या तो टैक्स लगाता होगा या परमिशन नहीं देता होगा। तो व्यापारियों ने फिर उससे हेल्प मांगी और उन्होंने अपनी सेना भेजी और उन्हें हरा दिया। देयर बाय ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया वाज रिज्यूम्ड ग्रेटली इनरिचिंग द चोल किंगडम। और इस प्रकार साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का जो व्यापार था चोल किंगडम में बहुत ही अच्छे से चरम सीमा पे पहुंचा, उन्नति कर गया। एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विद ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। राजा कौन होता है? राजा मंत्रिमंडल होता है एक, जो उसके एडवाइज़र होते हैं, उसके सलाहकार होते हैं, उनका हेड होता है। एक मंत्रिमंडल बना के रखता है, वो उसको सलाह देते हैं कि राज्य में उसे क्या क्या करना है और कैसे करना है। ही ऑफन टोल्ड द किंगडम इन डिस्गाइज टू नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल। लोगों की स्थिति को देखने के लिए वो भ्रमण करता है, लोगों से पूछता है, अपने मंत्रियों से भी पूछता है, जैसे भी हो उसे जानकारी रखनी होती है। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल मंडलम्स और प्रोविजंस। विभिन्न जैसे डिपार्टमेंट आजकल डिवाइड कर दिए जाते हैं ना, ऐसे ही पहले कर दिए जाते थे, उनको मंडलम बोला जाता था। दीज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू वॉलैंडर्स एंड नाडूज। ये उस समय के नाम हैं जिनको आगे फिर डिवाइड कर दिया जाता था। नाडूज वर ग्रुप ऑफ विलेज कंपेरिजिंग सेवरल अर्स और पीजेंट्स सेटलमेंट्स। जैसे आजकल हम ग्राम पंचायत बोल देते हैं ना, तो गांव का काम देखने के लिए, वहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए, किसानों की समस्याओं को देखने के लिए नाडूज ग्रुप बनाया जाता था। जैसे अब पंचायत बन जाती हैं, जो किसानों की समस्याओं पर, उनकी जो भी दिक्कतें होती थी या जो उनसे टैक्स वगैरह लेन देन है, उन सब का हिसाब किताब वो करते थे। इस चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर इसका वर्क आपके पास भेज दिया जाएगा। थैंक यू।